Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. सो हम बेसिकली विवेक सिंह इकोनॉमी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1, ठीक है। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इससे पहले आई थिंक 9 वीडियोस आ चुकी है, ये 10th लास्ट वीडियो है इसकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट का एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं शायद वो इसी में हैं, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इस लेक्चर्स को देख लें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में मनी एंड बैंकिंग के बाद में 2 चैप्टर और बचेंगे, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद में गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने करा था CRAR के बारे में और हमने बेस रेट के बारे में पढ़ा था, बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक टॉपिक रह रहा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बट वो काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें कुछ समझाने का नहीं है, बोरिंग सा टॉपिक है, तो वो मैं आपको ये करवाने के बाद में करा दूँगी। बेसिकली ये लास्ट टॉपिक है। इन्फ्लेशन इसमें करेंगे हम, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी कितने तरीके की होती है और फिलिप्स कर्व, वो इस टॉपिक के कुछ एक टॉपिक्स है जो बच रहे हैं इस चैप्टर के, तो वो इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है तो वैसा सा ही ये है। तो पढ़ते हम क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिकली समराइजेज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कंट्री में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। मनी फ्लोइंग इन द कंट्री इज टेकन एज पॉजिटिव एंड मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री इज टेकन एज नेगेटिव। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का देखते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हों, ठीक है, इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स है, चाहे इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, जैसे ऑयल इम्पोर्ट करी है गवर्नमेंट, ठीक है। सो उनको ये जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम चीज़ें, इनको हम नेगेटिव उसमें ले रहे हैं, मनी फ्लोइंग इनको हम पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं, मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री उसको नेगेटिव उसमें ले रहे हैं। नेगेटिव ऐसा नहीं है कि मनी हमारी कंट्री से बाहर जा रही है तो वो नेगेटिव है तो वो चीज़ अच्छी है कि अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम उतना इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चीज़ें हम खुद से नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब से NDA गवर्नमेंट आई है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, ठीक है, ताकि जो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर, उसमें जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है। सो जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, हम समराइज़ करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, तो उसमें 2 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है, इसके अंडर हम उन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं जिन ट्रांजैक्शंस के होने से हमारे एसेट और हमारी लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। एसेट बेसिकली क्या होता है? वैसे तो अगर आप शुरू से ये लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो आपको एसेट का मीनिंग समझ आ गया होगा। एसेट मतलब कोई भी चीज़ जो हम ओन करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करके हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में अगर आप कुछ वैसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ओन नहीं भी कर रहे हो तो आपके लिए एसेट क्या हो सकता है? योर कॉन्फिडेंस कैन बी योर एसेट, ठीक है, ठीक है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स आपके लिए एसेट हो सकती है। एंड लायबिलिटी इज़ समथिंग जो हमारे पास है लेकिन वो हमारी नहीं है, वो हम ओ करते हैं टू समवन एल्स, वो हमें उनको वापस देनी है। सो एसेट्स आर द आइटम्स दैट पर्सन, एंटिटी या बैंक ओन्स, या ठीक है, एंड लायबिलिटी आर द आइटम्स दैट दिस पर्सन, एंटिटी एंड पब्लिक बैंक ओज टू समवन एल्स, ठीक है। नाउ करंट अकाउंट क्या होता है? बेसिकली करंट अकाउंट के अंदर हम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं जिनके आने जाने से हमारे एसेट एंड लायबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज, ठीक है, जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ऑयल आ रहा है, ठीक है, बाहर से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल्स, इसमें जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आते हैं सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग एंड टेलीकॉम, और फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन द एसेट अब्रॉड। कोई ऑलरेडी हमारा एसेट अवेलेबल है अब्रॉड में, उस पर हमें कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। मान लो आपने किसी को लोन दिया था, ठीक है, कोई लोन दिया था,
अब वो लोन जब आप दोगे तो वो आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उससे आपका लायबिलिटी और एसेट में चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोन दे रहे हो दैट वुड बी लाइक एन एसेट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ कमा के देगा, ठीक है। तो वो जब जिस साल आप लोन दोगे वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, बट उस लोन पे जो आपको पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट के आने से आपका एसेट और लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। आई होप अब आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा, और हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ये और क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। ट्रांसफर्स मतलब वन डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसफ़र, जैसे कि रेमिटेंसेस मैंने आपको बताया था कि जो बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग रहे हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, अपनी फैमिली वो क्या रेमिटेंस, जैसे कि इंडिया भी जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे नेपाल, भूटान होगी, उनको ग्रांट देता है। इसी तरीके से इंडिया को अगर किसी कंट्री ग्रांट मिल रही है, मतलब हेल्प मिल रही है, वो यूनी डायरेक्शनल है, इंडिया को बदले में कुछ करना नहीं है, ठीक है। वो हो गया, या गिफ्ट्स हो गया, ये क्या है बेसिकली, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी एसेट और लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आएगी कैपिटल अकाउंट में, नहीं करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हमारा एसेट और लायबिलिटी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड मसाला बॉन्ड जब हमने किया था, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई से हमारा एसेट लायबिलिटी में चेंज होता है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ठीक है, बैंक्स में कोई डिपॉजिट कर रहा है जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट, तो वो भी एक एसेट लायबिलिटी में चेंज होता है, ठीक है। सो ये दो टाइप के अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर, ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो हम देखते हैं। So basically current account deal in those transactions which do not alter Indian residents assets or liabilities, ठीक है, contingent liabilities outside India and foreign residents assets or liabilities inside India, ठीक है। जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स विच ऑल्टर Indian resident assets or liabilities, including contingent liabilities outside India and foreign resident asset or liabilities inside India. Example FDI, FPI, loans by companies and government और NRI deposits, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन कुछ शेयर्स खरीद रहा है अब्रॉड के, ठीक है, किसी कंपनी में शेयर खरीद रहा है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है, वो इंडिया का कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है, वो बाहर की किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, तो उससे क्या हुआ, उनका एसेट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इंडियन रेसिडेंट के एसेट लायबिलिटी में चेंज हुआ, तो वो कैसे कब उसको किस में लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। अ पर्सन परचेजिंग शेयर्स अब्रॉड इज़ कैपिटल, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये क्या है, चेंज इन एसेट। बट जब इस पर्सन को इस जो भी शेयर्स इसने खरीदे हैं इस पे जो प्रॉफिट होगा दैट वुड बी काउंटेड इन करंट अकाउंट, ठीक है। बट व्हेन द पर्सन विल रिसीव डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम द शेयर्स, देन वो करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो व्हेन वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम अ फॉरेन एजेंसी, वो कैपिटल अकाउंट में आता है, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोन भी ले रहे हैं तो वो एक लायबिलिटी है हमारे लिए। व्हेन वी आर पेइंग इंटरेस्ट, और जब हम इस पे इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है लेकिन एसेट लायबिलिटी का चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट में आएगा। गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, करंट अकाउंट में आते हैं क्योंकि यूनिलेटरल होते हैं, ठीक है, उससे कुछ भी हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आ रही है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जब भी हम जो कैपिटल अकाउंट है, जब भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का सम करते हैं, एंड फिर दोनों को कैलकुलेट करके जो नेट रिजल्ट आता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, ठीक है। सपोज 31 मार्च 2022 में आरबीआई के पास में 650 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व था। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपके पास फॉरेन करेंसी भी होती है, एसडीआर्स भी होते हैं, गोल्ड भी होता है, ठीक है। 2022 में मतलब ये कब है, 2022 31 मार्च को आपके पास 650 बिलियन है। अब 2022 से 2023 ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है 100 बिलियन का। डेफिसिट आ गया कितने का, 100 बिलियन का, मतलब आपने इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया है और एक्सपोर्ट कम किया है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा आ गया आपका, 100 बिलियन का डेफिसिट आ गया है। एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, मतलब
आपका 150 बिलियन का सरप्लस है, तो अगर ओवरऑल बीओपी आप निकालेंगे तो 100 बिलियन, क्योंकि डेफिसिट है तो ये माइनस का 100 प्लस का 150, तो नेट आपका प्लस 50 बिलियन आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं रियल फिगर्स है। बेसिकली हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में चलता है, ठीक है, और करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में चलता है, क्योंकि इंडिया एक नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत की इतनी ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप जब न्यूज़ में पढ़ोगे, ठीक है, PT 365 में पढ़ोगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट देखना, और ये भी देखना कि किस कमोडिटी की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, ठीक है, और कितना करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, और क्या इसका पैटर्न रहा है, ट्रेंड क्या रहा है, ये सब चीज़ें देखना, ठीक है। सो आर फॉरेक्स विल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2023 में 31 मार्च को क्या होगा, पहले 650 बिलियन पहले से था, तो इसमें 50 बिलियन और प्लस कर लो, 700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हो जाएगा। अब ये चेंज सिर्फ इससे ही नहीं हो रहा है कि हमारा जैसे कि नेट बीओपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे डॉलर का एप्रिसिएशन हो गया इस 1 साल में, तो ऑफकोर्स उससे भी हमारे फॉरेन करेंसी ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो उससे भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फॉरेक्स में जो है चेंज करेंसी एप्रिसिएशन की वजह से या चेंज इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड की वजह से भी चेंज आ सकता है। Appreciation and depreciation of US dollar and change in prices of gold also has an impact on forex reserve. रेमिटेंसेस में आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि इतने लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं, उससे हम रेमिटेंसेस बोलते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। सो NRI गिव मनी टू इंडियन रेसिडेंट, मतलब कि उनकी फैमिली इन इंडिया फॉर फ्री, दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। अंडर BOP इन करंट अकाउंट में आता है। इंडिया इज़ अ आई थिंक हाईएस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, या सेकंड थर्ड नंबर पे ही होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं चेक करके आपको यहाँ पे एडिट कर दूँगी, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट होगा या हाईएस्ट रेसिपिएंट होगा रेमिटेंसेस का इंडिया। बट वट एवर द एम्प्लॉयर पेज द NRI पर्सन विल नॉट बी काउंटेड इन BOP बिकॉज बोथ आर फॉरनर, ठीक है। बट वो NRI व्यक्ति को जो वहाँ पे जो सैलरी मिल रही होगी, क्योंकि वो भी इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो वो सैलरी को हम अपने BOP में काउंट नहीं करेंगे, बस उसकी सैलरी का वो पोर्शन जो इंडिया में आ रहा है सिर्फ वो काउंट करेंगे हम, क्योंकि एक फॉरेनर को क्या दे रहा है वो हमारे अकाउंट में क्यों आएगा, क्योंकि NRI अब क्योंकि नॉन रेसिडेंट हो गया ना इंडिया का। नाउ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का हम अगर देखें तो रुपीज़ फुली कन्वर्टिबल एट करंट अकाउंट, मतलब अगर आपको कुछ भी करंट अकाउंट के अंडर, मतलब आपको ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है जिससे हमारा एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप मतलब फुल्ली आप एक्सचेंज कर सकते हो रुपी को किसी भी फॉरेन करेंसी के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है तो आपने जो 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 भी एंटिटी आपको दे रही है उनको डॉलर में पेमेंट करना है, तो चाहे उसकी कितनी भी अमाउंट हो, आप रुपीज़ दे के वो इक्विवेलेंट डॉलर्स एक्सचेंज कर सकते हैं RBI से, मतलब फुली कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट के अंडर। एंड कैपिटल अकाउंट के अंडर रुपी पार्शली कन्वर्टिबल है, ठीक है, कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी ट्रैप पे। सो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है बेसिकली? सो लिक्विडिटी ट्रैप अकर व्हेन अ कंट्री इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम अ रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? जब लोग मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, एक तरीके से लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, उसे बोलते हैं रिसेशन। सो गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, इन द नेशन बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, ताकि मतलब बैंक्स की इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि लोग आके लोन ले, ठीक है, टू फैसिलिटेट बोरोइंग। इसके लिए RBI क्या करेगी कि रेपो रेट डिक्रीज़ कर देगी। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस पे RBI लोन देती है बैंक को। अब बैंक्स को कम रेट पे लोन मिल रहा है, तो वो भी जो लेंडर्स हैं उनको कम रेट पे लोन देगी, ठीक है, तो लैंडिंग रेट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। बट क्या हो रहा है? हाउएवर दिस इज़ इनइफेक्टिव व्हेन इंटरेस्ट रेट आर ऑलरेडी क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। फिर RBI और रेपो रेट डिक्रीज़ करेगी, फिर बैंक और लैंडिंग रेट डिक्रीज़ करेंगे, फिर ऐसा करते 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 ये ज़ीरो के क्लोज ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि this is ineffective when interest rate are already close to zero, so further reduction has no effect on borrowing pattern of individuals. So liquidity trap refer to a situation where interest rate in an economy are extremely low level and individual prefer to hold their money in cash or cash requirement form as they are certain about the performance of a nation's economy, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेन अबाउट द परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको पता नहीं कि कैसा परफॉर्म करेगी, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि कैश फॉर्म
में ही रखना है, हमारा पैसा हमको, ना हमें बैंक्स को देना है, ठीक है। तो कैश फॉर्म में अपना पैसा रखना पसंद कर रहे हैं लोग। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट जो आरबीआई ने इंक्रीज़ करने की, बूस्ट करने की सोची थी, वैसा हुआ नहीं, ठीक है। और आरबीआई क्या कर रही है कि अपना रेपो रेट भी डिक्रीज़ कर रही है, बैंक अपने लेंडिंग रेट भी डिक्रीज़ कर रहा है, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये कोई भी इकोनॉमी कब करती है, बेसिकली आइडियली ऐसा होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इकोनॉमी में ऐसा होता है कि जब भी एक इकोनॉमी को रिसेशन से रिकवर करना है, तो उसको इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यही था लिक्विडिटी ट्रैप में। अब आ जाता है हम इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है? एन इंक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस जनरली रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। इट इंडिकेट्स दैट अ यूनिट ऑफ मनी बाय लेस देन इट डिड प्रीवियसली, ठीक है। 10 रुपये में पहले आप कोई चीज़ खरीद पा रहे हो, आज आप 10 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। अब वो चीज़ महंगी हो चुकी है, तो आपके जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन काफ़ी टाइप का हो सकता है। अब इन्फ्लेशन ना बुक्स के हिसाब से, ठीक है, आप कोई साइट पे पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, यही वाले उनको, ठीक है। तो ये हर बुक के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, बट मेन आइडिया यही है कि क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा है। और सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात भी है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी में जब अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तभी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। सो प्राइसेस राइजेस स्लोली एंड प्रेडिक्टेबली, रेट इज़ इन सिंगल डिजिट, ठीक है। गैलुपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस मिलियन% बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप एक दूध की थैली भी लेने जा रहे हो तो आपको बैग भर के पैसे लेके जाने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसा कंट्रीज़ में हुआ है, फॉर एग्जांपल जर्मनी में हुआ था ऐसा, ठीक है। सो ये होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आपको इन्हीं के लिए नेम्स चेंज मिलते जाएंगे, ठीक है, बट मेन आइडिया यही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन का कॉज क्यों होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, गुड्स कम है, ठीक है, और पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, खरीदने का पैसा ज़्यादा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? कम गुड्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब ऑफ सीज़न सब्जियां आती है, ठीक है, जैसे किसी किसी टाइम पे टमाटर बहुत ज़्यादा, टमाटर, प्याज और ये गार्लिक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इनकी सप्लाई कम आ रही है, ठीक, ताकि हम जैसे गरीब आदमी तो कम ही खरीदे, ठीक है, खरीदे ही ना, ठीक है, इसीलिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो अफोर्ड कर सकता है फिर वही खरीद पाता है, और हम जैसे लोग फिर बिना प्याज लहसुन के सब्ज़ी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन क्या होता है? सप्लाई में शॉर्टेज आ गई है। सप्लाई में शॉर्टेज क्यों आ गई? या तो इनपुट सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, ठीक है, जब सप्लाई में शॉर्टेज है, या फिर इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ गया है कि कोई भी चीज़ बनाई जा रही है उसमें जो इनपुट्स लग रहे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, या फिर जो आपको मैंने बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एक एंटरप्राइज है। सो ऐसे सेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, काफ़ी सारे फैक्टर्स मिलके प्रोडक्शन को पॉसिबल करवाते हैं। सो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, अगर इनकी कॉस्ट बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो तो वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इन्फ्लेशन के कॉजेज़ आई होप आपको समझ आए होंगे। एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब हम पढ़ेंगे डीफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या फ़र्क होता है। डीफ्लेशन क्या होता है? अ जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस, की प्राइसेस में ही डिक्लाइन हो रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं। और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई तो ऑफकोर्स बढ़ रही है बट जो रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। 2013, 14, 15, 16, ठीक है, किसी का भी चीज़ ले लो। मान लो 2014 में जो चीनी है वो 10 रुपये किलो मिल रही थी, फिर 11 रुपये, फिर 12 रुपये किलो, एंड देन 12.5 रुपये किलो। तो अगर आप 10 से 11 देख रहे हो तो 1 रुपये बढ़ रहा है 10 रुपये पे, तो मतलब 10% बढ़ रहा है। 1 रुपये बढ़ रहा है 11 रुपये पे, तो मतलब 9%, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है 12 रुपये, तो मतलब 4.2%। तो आप ये जो चेंज ऑफ रेट है ये देखोगे तो ये चेंज ऑफ रेट है ये डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, मतलब चीज़ महंगी तो हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन हो रहा है बट इन्फ्लेशन का जो चेंज है
रेट ऑफ चेंज है वो कम हो रहा है। इसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या है, जब प्राइसेस ही डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं होंगे, 10 का 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से। स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सो प्राइसेस आर राइजिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस दैट इज इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। अब बहुत बार फिलिप कर्व पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलिप कर्व क्या होता है बेसिकली, कि बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, कि बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि आज हमारे पास जॉब नहीं है तो हम इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। कल को शायद हमारे पास 2 पैसे आ जाएंगे तो शायद हम भी इन्फ्लेशन बढ़ाएं, ठीक है, कुछ खरीदने लग जाएं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इन दोनों का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कहता है फिलिप्स कर्व, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है। आई होप आपको ग्राफ तो देखना आता ही होगा। इधर इन्फ्लेशन रेट है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, ठीक है। फाइनली ये टॉपिक आ गया, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अलग अलग तरीके की बेरोज़गारी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और हम जानते हैं हम किस तरीके के बेरोज़गार हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर जॉब्स अवेलेबल एंड पीपल विलिंग टू डू वर्क बट देयर आर नॉट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल क्वालिफाइड टू फिल द वेकेंट जॉब, कि जॉब्स भी है और लोगों को भी जॉब्स चाहिए है, बट लोगों के पास स्किल ऐसी नहीं है कि वो जॉब्स को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल बेरोज़गारी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत से लोग हैं पहले कोई ना कोई जॉब पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यू नो, ठीक है, जो जिनके घरों में या जिनके सोसाइटी में ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, वो ज़्यादा प्रेशर अगर नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं, या तो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर क्योंकि एकदम से ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको ऐसा होता है ना, मतलब डेस्परेशन सी होती है कि खुद खुद हमें काम करना है, खुद पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो बच्चे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, 15,000 पे, 12,000 में, और अच्छी अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत जो अच्छी एजुकेशन जिन्होंने ली है वो भी मतलब 15-15 हज़ार पैसे बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, इनमें जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उनको थोड़े दिन बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये तो हमें राइट पोटेंशियल की जॉब हमने नहीं चुनी, हम इससे बेटर कर सकते हैं। तो वो फिर जॉब छोड़ देते हैं और फिर दूसरे बैंक के लिए दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। सो मैनी पीपल फर्स्ट लीव जॉब एंड देन ट्राई टू फाइंड अ न्यू जॉब अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड दिस प्रोसेस टेक सम टाइम and hence they remain unemployed for this transition period. That is why frictional unemployment is also known as transitional unemployment. So ये जो पीरियड है जिस दौरान वो बेरोज़गार रहेंगे, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है कि कोई काम में चाहिए 2 ही लोग, ठीक है, 6 लोग घुसे हुए हैं, ठीक है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट दिख नहीं रही है बट प्रोडक्टिविटी लोगों की बहुत कम आ रही है, कि 2 बंदे मिलके सारा काम कर सकते हैं तो 6 लोग लगे पड़े हैं ज़बरदस्ती के, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे एक-एक लेबर की तो वो बहुत कम आएगी, ये होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है कि खेत 1 बीघा का ही है, ठीक है, लेकिन पूरा परिवार लगा हुआ है उसमें, ठीक है। सो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ वेरी लेस एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो, ठीक है। वैसे तो 1 बीघा के खेत में पूरा परिवार लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो कोई भी गाँव का बच्चा, ठीक है, ऑफेंड मत होना इस बात से। सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, जैसे कि टूरिज्म एंड फार्मिंग, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे कि राजस्थान है तो कोई इसमें टूरिस्ट आएगा तो वो गर्मियों में आना तो क्यों ही पसंद करेगा, ठीक है, उसे वापस भी तो जाना है घूम के, पता चले इतनी गर्मी में कोई फॉरेनर हो तो वो तो वहीं सलट लिया, ठीक है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे ईयरली बेसिस पे वहाँ पे काम नहीं रहता, जैसे कि टूरिज्म हो गया, या एग्रीकल्चर में भी ऐसा होता है, ठीक है, कुछ कुछ टाइम पीरियड पे काम नहीं होता, ठीक है। सो व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, वो फिक्स है, ठीक है, तो वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपने ऐसी बहुत जगह देखी होगी, जैसे मैं अपने कॉलेज जाती हूँ तो बीच में रास्ते में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या चाहिए होता है, काम चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो छोटा मोटा काम किसी को करवाना है, जैसे हमने भी अपने घर की रेनोवेशन करवाई थी तो हमें आगे बेड़ा वगैरह बनवाना था, तो मेरे फादर भी वहीं गए थे, तो वहाँ जाके पूछते हैं कि कोई 2 मजदूर ले आए या 1 कारीगर ले आए, इस तरीके से। तो वहाँ पे वो लोग खड़े हो जाते हैं और काम का वेट करते हैं, जिनको मिला ठीक, वो नहीं तो बाकी घर लौट जाते हैं, तो इसे बोलते हैं ओपन एम्प्लॉयमेंट।
Open employment is a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers. This kind of unemployment is clearly visible in the society. अब हम कर रहे हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जब बिजनेस साइकिल्स पीक पे होते हैं. ठीक है, जब काम ज़्यादा है तो उस टाइम पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट लो होती है, एंड जब इकोनॉमिक आउटपुट जीडीपी फॉल करती है उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज. सो इसी के साथ ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर. इसका एक ही टॉपिक रह रहा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. ठीक है, कितने लेक्चर एक उसको भी देख ही लेते हैं. अब उसके लिए क्या ही एक दूसरी वीडियो बनाएंगे. वेट अ मिनट. Yes. सो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है? आरबीआई अंडर इट्स सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क यूजेस वेरियस टूल्स मेजर्स टू मेंटेन साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक. आरबीआई हैज़ स्पेसिफाइड 3 ट्रिगर पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ 3 पैरामीटर्स. ठीक है, सो ये आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये मतलब अगर जब बैंक मुसीबत में होता है तो इट स्टैंड्स बाय बैंक. ठीक है, बैंक की हेल्प भी करती है. ठीक है, और ये आरबीआई रेगुलेट करती है बैंक्स को. ठीक है, हमने बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है जहाँ तक बैंक कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है. ठीक है, जिसके अंडर बैंक काम कर सकते हैं, एंड अगर उन ट्रिगर पॉइंट्स को बैंक्स वायलेट करते हैं तो कुछ इनको मतलब करेक्ट करने के लिए आरबीआई कुछ मेजर्स लेती है, उन्हीं को बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर सेट करे हैं आरबीआई ने. एक तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो CRAR हमने पढ़ा है, जिसका 11.5% आरबीआई ने सेट किया है. एसेट क्वालिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने का भी तरीका होता है. इसके काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं कि कोई लोन है 90 डेज से ड्यू है. ठीक है, इस तरीके से इसके पैरामीटर्स होते हैं, तब किसी भी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड लेवरेज. लेवरेज का मतलब क्या है? इक्विटी कैपिटल टोटल एसेट. ठीक है, टोटल एसेट्स में इक्विटी कैपिटल कितनी है, इनके लिए कुछ जो है वो आरबीआई ने कुछ लिमिट सेट की है. ठीक है, ठीक है, सो ये 3 पैरामीटर्स है वो आरबीआई ने सेट किया है. एक है कैपिटल, फर्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, देन एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज, मतलब टोटल एसेट में कितना इक्विटी कैपिटल है. सो वंस बैंक हिट सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड आरबीआई कैन टेक फॉलोइंग एक्शन. तो आरबीआई ये सारे एक्शंस ले सकती है. कौन से एक्शंस? रेस्ट्रिक्शन और ब्रांच एक्सपेंशन. ठीक है, बैंक अपनी ब्रांच खोलती है हर जगह पर. ठीक है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स, प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. कैपिंग कंपनसेशन एंड फीस ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स. मैनेजमेंट बोर्ड होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको कितनी फीस जाएगी. इन एक्सट्रीम केसेस बैंक कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम लेंडिंग. बैंक को लेंड करने से भी रोका जा सकता है. सोचो, उसका काम करने को ही मना कर दिया उसको, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा. और कैप ऑन लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर, कि इस सेक्टर में इतना ही जाएगा. मे इंक्रीज द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर बैंक. ठीक है, may bring in new management board, change ownership, merge the bank and can supersede the bank board. ठीक है, सो अब ये देखो, ये गाइडलाइंस है. ठीक है, आप न्यूज़ में देख रहे हो कि ये चेंज कर दी अगर आरबीआई ने, या कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, तो आपको पहली बात तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे कि अच्छा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस की गाइडलाइंस चेंज करिए. अच्छा चलो, मैं अपने नोट्स में अपडेट कर लेता हूँ उस तरीके से. ठीक है, अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, और सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यूज़ किया जाता है. सेम इसी तरीके से नाबार्ड सुपरवाइज करती है आरआरबीज को एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक को, एंड इन्होंने अपना खुद का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूट किया है आरआरबीज के लिए. एंड आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एनबीएफसीज के लिए भी लेके आएगी. ठीक है, सो यही था, लास्ट टॉपिक था ये तो इस चैप्टर का. ठीक है, सो ये चैप्टर मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. और कभी कभार क्या होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ लेक्चर बनाते बनाते. ठीक है, जैसे कि आज, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक
12-11 हो चुके हैं रात के, ठीक है? तो मैं क्या रश कर जाती हूँ टॉपिक्स पे, तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं, मतलब कोई भी टॉपिक या कहीं कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? या फिर मैं कोई, अगर आपको टॉपिक ही नहीं समझ आए तो फिर मैं कोई एक और वीडियो बना के समझा दूँगी, ठीक है? सो यही था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और कोई भी चैप्टर छोड़ देना इकोनॉमी का, ये वाला मनी एंड बैंकिंग मत छोड़ना, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, समझने वाले। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है? जब भी आप ये लेक्चर्स को देखें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनसे और लोगों की हेल्प हो सकती है या और लोगों को पसंद आएंगे, तो आप ये इनको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना जो लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड कैन परचेज नोट्स फॉर the lectures that are available on my channel. And yes, thank you so much for watching.